दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो लेक्चर बनने वाला है वो कार्य तथा ऊर्जा पर चैप्टर पर बनने वाला है। ये क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग एक लाइन इसको कवर करेंगे एनसीईआरटी की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ें इसके अंदर आपको बताई गई हैं। तो यहाँ से समझते हैं। लिखा है, पिछले कुछ अध्यायों में हम वस्तुओं की गति के वर्णन करने के तरीकों, गति का कारण तथा गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आप पिछले अध्याय में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है। ठीक है, ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। जो ऊर्जा है और जो शक्ति है उसका कार्य से बहुत ही निकट संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी अवधारणाएं हैं जो इनसे संबंधित हैं। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ठीक, ये चीज़ें आपको क्लियर दिख रही होंगी। हाँ, देखिए, लिखा कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये आप जानते ही हैं कि सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं। इन गतिविधियों यानी क्रियाकलापों को हम जैव प्रक्रम करते हैं। मतलब सजीव अपने जीने के लिए जो क्रियाएं करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है ऊर्जा? भोजन से प्राप्त होती है। कुछ अन्य क्रियाकलापों जैसे खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने तथा साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो कठिन क्रियाकलाप होते हैं, जो ज़्यादा हार्ड वर्क होते हैं, उनमें भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा, जंतु भी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए कूद या दौड़ सकते हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खोजना या आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने या खेत जोतने के लिए उपयोग में लाते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मशीनों के बारे में सोचिए, उन मशीनों की सूची बनाइए जिनका उपयोग आप करते हैं। तो मशीनों की सूची बनाना है जिनका आप जो है उपयोग करते हैं। मशीनें उसे कहते हैं जो हमारे कार्य को सरल कर देता है। ठीक है, उन्हें हम मशीन कहते हैं। तो आप मशीनों की सूची बना सकते हैं। उन्हें कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? जो मशीनें होती हैं उन्हें कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? या तो इलेक्ट्रिकल मशीनें होती हैं, या तो हम लोग खुद अपने हाथों से चलाते हैं यानी पेशीय मशीनें होती हैं। ठीक है, तो उन्हें हम देखते हैं करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। कुछ इंजनों को पेट्रोल तथा डीजल की आवश्यकता होती है ना। सजीवों तथा मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? यहाँ पर देखिए, आगे समझते हैं। कार्य, क्या लिखा हुआ है? कार्य यानी वर्क जिसे बोलते हैं। कार्य क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं उनमें अंतर है। कह रहे हैं कि कार्य क्या है पहले बोलें, और हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का उपयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं उनमें अंतर है। इन दोनों में क्या है? अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करें। ठीक है, दैनिक जीवन में और विज्ञान में दोनों में कार्य करने का मतलब क्या होता है?
अलग 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 होता है, जो आपको कार्य चैप्टर में समझाया जाएगा कि कब कार्य होता है, कब कार्य नहीं होता है। ठीक है, विज्ञान में आप कार्य कितना भी कर लीजिए, लेकिन अगर किसी वस्तु को आप अपने सर पे रखे हुए हैं, सर पे रख करके घूम रहे हैं इधर उधर, तो आप कार्य नहीं कर रहे हैं, विज्ञान कहता है। ठीक है, विज्ञान कार्य करने की डिफिनीशन अभी आप देखेंगे उसमें क्या होती है। कार्य W बराबर F/S होता है, यानी आप वस्तु को जब तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित नहीं करते हैं तब तक आप कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें लिखा हुआ होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। कह रहा है कि कठोर काम किए लेकिन कोई अधिक कार्य नहीं किए। कमली परीक्षा की तैयारी कर रही है, वह अध्ययन में बहुत सा समय व्यतीत करती है। वह पुस्तकें पढ़ती हैं, चित्र बनाती है, वह अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती है, कक्षाओं में उपस्थित रहती है, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श करती है तथा प्रयोग करती है। इन क्रियाकलापों पर बहुत सी ऊर्जा व्यय कर देती है। मतलब ये सब कार्य करने में ऊर्जा तो व्यय होता ही है। ठीक है, बहुत सी ऊर्जा व्यय कर देती है। सामान्य बोलचाल में वह कठोर काम कर रही है। ठीक है, यदि हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो इस कठोर काम में बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये इसमें बहुत ही थोड़ा सा कार्य सम्मिलित है। आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलता है। जब आपने बहुत प्रयास कर लिया चट्टान को हिलाने के लिए कि चट्टान हिल जाए अपने स्थान से, लेकिन चट्टान अपने स्थान से नहीं हिला, समय भी लग गया और आप चट्टान को वहाँ से हिला भी नहीं पाए, तो आप पूर्णतया थक चुके हैं। तथापि आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ। तो विज्ञान क्या कहता है कि जब तक वस्तु के अंदर कोई विस्थापन उसे देखने को नहीं मिलेगा तब तक आप कोई कार्य नहीं किए हो। विज्ञान ही कहता है। आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। ठीक है, बिना हिले डुले आप खड़े रहिए। आप थक जाते हैं, आपने प्रयास किया है तथा अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यय की है। क्या आप बोझ पर कुछ कार्य कर रहे हैं? तो हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं उस रूप में इस स्थिति में आप कार्य नहीं कर रहे हो। मतलब आप सर पर लेकर के कभी से खड़े हो किसी वस्तु को और आप नहीं हिल डुल रहे हो, वहीं पर खड़े हो, तो आप कोई कार्य नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये कहता है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान की दृष्टि से ये सारी बातें चल रही हैं। वैसे तो आपका कार्य बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिलों पर पहुंच जाते हैं। जो प्राकृतिक दृश्य आपको देखना होता है तो आप सीढ़ियों से चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिलों पर पहुंच जाते हैं। आप एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं, ऐसा भी करते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलापों में बहुत सा कार्य निहित है, बहुत सा कार्य निहित है। आपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। कुछ क्रियाकलापों जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी चलचित्र को देखना, किसी समारोह में सम्मिलित होना को भी कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता है। कार्य क्या होता है यह इस बात पर निर्भर है कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं। विज्ञान में हम कार्य शब्द को विभिन्न प्रकार से प्रयोग तथा परिभाषित करते हैं। इसे जानने के लिए आइए निम्न क्रियाकलाप करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप आपको करने हैं, फिर उसके बाद ये आपको कार्य की परिभाषा समझाई जाएगी यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर आपका क्रियाकलाप है, दिख रहा होगा आपको। तो लिखा है उपरोक्त अनुच्छेदों में हमने अनेक ऐसी क्रियाओं की चर्चा की जिन्हें प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में कार्य मानते हैं। इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किस वस्तु पर कार्य किया गया? वस्तु पर क्या घटित हो रहा है? कार्य कौन कर रहा है? ये सारी चीज़ें बतानी है। तो आगे हम लोग देखते हैं ताकि सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखिएगा, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना, मतलब कार्य कब होता है उसको वैज्ञानिक लोग कब मानते हैं कि कार्य होता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और परिभाषित करते हैं, यह समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर विचार करें। किसी सतह पर रखे गुटके को धकेलें। गुटका कुछ दूरी तय करता है। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया। इस स्थिति में कार्य हुआ है। अगर आप वस्तु को विस्थापित कर देते हो तो कार्य होता है। एक एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चलती है और लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और यह विस्थापित हुई, इसलिए कार्य हो गया यहाँ पर। ठीक है, कार्य हो गया। अगर विस्थापित हो गई वस्तु तो कार्य हो गया। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक ऊपर उठती है। पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य किया गया। उपरोक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। दो कार्य यहाँ पर आपको होना चाहिए। कार्य करने के लिए वस्तु पर बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। दो कार्य यहाँ पर होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि बल मतलब कार्य हो रहा है। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं किया गया। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है। गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लग रहा है तथा गाड़ी कुछ दूर चली है। क्या आपके विचार से इस स्थिति में कार्य किया गया है? तो आप देख ही रहे हो कि अगर कोई चीज़ विस्थापित हो जाएगी बल लगाने पर तो आप कार्य किए हो। इसका मतलब क्या होता है? आप कार्य किए हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस क्रियाकलाप को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने दैनिक जीवन की कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जिनमें कार्य सम्मिलित हो। इनकी सूची बनाइए। अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए कि क्या प्रत्येक स्थिति में कार्य किया गया है। अपने उत्तरों का कारण जानने का प्रयत्न कीजिए। इतना कार्य आपको करना है। और भी कार्य यहाँ पर है। यदि कार्य हुआ है तो वस्तु पर कौन सा बल कार्य कर रहा है ये बताना है। वह कौन सी वस्तु है जिस पर कार्य किया गया है ये भी बताना है। और जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है ये भी आपको बताना है। ये सारी स्थितियाँ आपको बताना है। और एक क्रियाकलाप और आपका है यहाँ पर कि कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जब वस्तु पर बल लगने के बावजूद वह विस्थापित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में पर भी विचार कीजिए जब कोई वस्तु बल लगे बिना ही विस्थापित हो जाए। कुछ ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं। प्रत्येक के लिए जितनी स्थितियाँ आप सोच सकें उनकी सूची बनाइए। अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए कि क्या इन स्थितियों में कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों पर आपको बनाना है। ठीक है, स्थितियों पर विचार करना है। और यहाँ पर देखिएगा आप, अगला जो टॉपिक आएगा आपका, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। अब बल आप लगाओगे तो उससे कार्य कितना हो रहा है उस पर हम लोग कल बातें करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।